तो वन इंडिया की टीम आ चुकी है मुंबई और जैसा कि आप जानते हैं कि इस महानगर ने अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव के लिए वोट दिया। कुल मिलाकर 6 सीटों पर एक सितारा जो यहाँ पर उभरा है राजनीतिक क्षेत्र पर वो है उज्जवल निकम का। और ये एक ऐसा नाम है जिसे कुछ बहुत ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है, चाहे वो 1993 के बम धमाकों का केस हो या फिर गुलशन कुमार हत्याकांड, प्रमोद महाजन मर्डर केस या फिर 2008 का मुंबई हमला और किस तरह से अजमल कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। उसके लिए उज्जवल निकम का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा। आज हमारा सौभाग्य है कि उज्जवल निकम जी खुद हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कानून के दरबार से चल के जनता के दरबार में आना कितना आसान या मुश्किल रहता है? नहीं, देखिए ये बात सही है कि मेरा राजनीति में जन्म अभी 1 महीना ही हुआ। अच्छा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे राजनीति में आना पड़ेगा, लेकिन तकदीर उसी को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अननोन वेज आर द कॉलेज द डेस्टिनी। राइट। और ऐसा है कि 30 दिन पहले तो मैं कुछ नहीं था, लेकिन अचानक राजनीति का न्योता आ गया। जी जी जी। चलो, बहुत साल तक हमने वकालत की और ये मुलजिमे के खिलाफ जी जी जी। थोड़ी पॉलिटिकल लैंग्वेज भी सीख लेंगे, किस तरह से पॉलिटिकल बात की जाती है। नहीं, आई एम श्योर बहुत आसान ही मैं कहूँगा रहा, क्योंकि अगर हम लीगल उसकी बात करें तो काफ़ी मुश्किल और काफ़ी सोच समझ कर बातें वहाँ पर रखनी पड़ती हैं। आपने कई सरकारों के साथ काम किया है सर, कटिंग अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल लाइंस, चाहे वो विलासराव देशमुख हो, कांग्रेस से लेकर एनसीपी, शिवसेना और फिर बीजेपी, कभी ऐसा भाजपा भी, बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल। तो कभी ऐसा नहीं रहा कि इससे पहले कभी आपने राजनीति में आने का सोचा हो या इस वकालत से सेवानिवृत्त होने के बाद ही प्लान नहीं, किया? ये बात मुझे कई राजनीति पार्टी ने पहले कहा था कि आप अच्छा। आइए, लेकिन मेरा बहुत फिक्स डिटर्मिनेशन था हाँ। कि नहीं आना है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो लोगों का मुझे प्यार मिलता था ये वकालत करते समय मुलजिमों के खिलाफ, बिल्कुल और मेरी एक छवि बनी थी बिल्कुल बिल्कुल कि अभियुक्त के खिलाफ है, गुनहगार के खिलाफ है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो परसेप्शन रहता था मैंने पूरा चेंज किया था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यही अच्छा है। यहाँ लोग रिस्पेक्ट देते हैं, सरकार किसी की भी रहो, मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे अपॉइंटमेंट के लिए लोग मोर्चे निकालते थे, अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए बिल्कुल लोग हर डिस्ट्रिक्ट में मोर्चे निकालते, कई बड़ा हादसा होता था। बिल्कुल तो लोगों की चाहते एक थे ही कि डिमांड रहती थी कि भाई हमें उज्जवल निकम चाहिए। तो लोगों में एक ऐसा श्रद्धा प्यार जो बैठा था, जी जी जी। मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो लोग अपने को अच्छी तरह से मानते, तो क्यों नहीं हम ये रखें। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सर, ऐसा कहते हैं कि अगर गायक कोई बनना चाहता है तो कहते हैं क्या तुम लता मंगेशकर बनना चाहते हो, एक्टर कोई बनना चाहते हैं लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन बनना चाहते हो, लॉयर्स में अक्सर आपका नाम आता है कि यार उज्जवल निकम बनना चाहते हो क्या? तो आप एक बेंचमार्क आपने सेट किया हुआ है। हाँ, एक बेंचमार्क मैंने सेट किया जी। और इसके पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे न्योता दिया था, लेकिन 5 साल पहले भी। अच्छा लेकिन मैंने नहीं कहा था सर। इस समय 10 साल हो चुके हैं भाजपा सरकार को। देखा जाए ये सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके काफी कंसर्न रहती। आपने जो कुछ केसेस लड़े, खासकर अजमल कसाब का जो केस था, ऐतिहासिक मैं कहूंगा बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी आपको जब अप्रोच करती है तो उनके मन में भी कहीं ये था कि भाई एक उज्जवल निकम जो इन्होंने इतना साल लीगल फील्ड में दिया है और उनको समझ भी है, तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन होती है? देखिए, उनके मन में क्या था इसके बारे में मुझे पता नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा सिलेक्शन उनके लिए भी विन विन पोजीशन थी। अच्छा। लेकिन जहां तक मैंने सोचा हाँ कि बीजेपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा ठीक है। उनका एक ऑब्जेक्टिव नैरेटिव बहुत क्लियर है। देश की सुरक्षता, देश की अखंडता बिल्कुल और सर्वधर्म भाव, ये उनका जो प्रिंसिपल है, ये मुझे लगता है कि हमारा देश आज सबसे बड़ा विश्व में एक हाईली डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी। देखिए, 10 साल पहले इतना कोई इंडिया को हाँ। बड़े मजबूती से नहीं देखता था। बदला है परसेप्शन, अब लगता है। परसेप्शन तो बदला है। अच्छा अच्छा। देखिए, आज फॉरेन में भी हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जी जी जी, प्रधानमंत्री, तो हर कोई उसको रिस्पेक्ट देता है। देखिए, यूक्रेन और रशिया से भी हमने दोस्ती रखी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बैलेंस है। को कुछ नहीं लगा। इतना ही नहीं, तो कतार कोर्ट ने हमारे एक्स 8 नेवल ऑफिसर्स को
फांसी की सजा दी थी, और वापस फिर लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे राजनयना का इस्तेमाल करके वहां के किंग से हमारे 8 आदमी को वहां से लेके आए, छुड़वाना। क्योंकि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं थे। लेकिन यहाँ तक प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वकालत की। जी तो जी मुझे जी। लगता है कि देश की सुरक्षिता, देश के नागरिकों का एक मैसेज जाना जी। और विकसित भारत, हाँ हाँ जो हाँ। कि भारत एक विकसित करना है, मेड इन इंडिया करना है, इस तरह से संकल्प से मैं काफी बीजेपी के मैनिफेस्टो से भी खुश था। खुश हैं आप, चलिए, और इसलिए आपने फैसला लिया कि ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी आपने चुना। सर, हम लोग यहाँ पर अभी मुंबई में बैठे हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है, बिजनेस कैपिटल ऑफ द कंट्री ऑल्सो कहते हैं। आपको लगता है कि जो परिदृश्य मुंबई में, दिल्ली में हमें देखने को मिलता है, उससे कहीं हट के जो भारत गांवों में रहता है, उसके लिए भी क्या भाजपा सरकार, अब जो आपकी पार्टी जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो इक्वली उतना ही काम कर रही है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है। देखो, मैं तो बम्बई का रहने वाला वैसा नहीं। अच्छा। मैं तो 450 किलोमीटर जलगांव, जलगांव से और आते हैं, मेरी अच्छा। खेती जो एक छोटा स्मॉल विलेज है। तो जहां तक मैंने आज ये इलेक्शन के वास्ते मैं पूरा बम्बई में घूमा, हाँ हाँ। और मुझे बम्बई के 2 रूप दिखाई पड़े। ठीक है। एक बहुत अमीर है बम्बई, और एकदम गरीबी में गैप बहुत बड़ा है। बहुत गैप बड़ा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुंबई के हटमेंट एरिया इतनी उनकी स्थिति कंगाल होगी, कि वो किस अवस्था में रहते। दुख मुझे इस बात को हुआ जी कि जी हमारे जी। छोटे विलेजेस में भी इतना दुख नहीं है जहां तक मुंबई के उस एरिया में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी ये जरूर सोचती है, और हमारा विकसित देश कैसा कर रहा है, आम आदमी के लिए क्या मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए। जी जी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक अच्छा नैरेटिव भी सेट कर लिया है। ठीक। जलगांवचा मुलगा, अगर मेरी मराठी सही अगर मैं बोल रहा हूं तो सर, आपको लगता है कि अब गांवों को छोड़कर शहरों में आने की जरूरत है और भी युवाओं को, या फिर अपने जहां वो हैं उनके लिए उतनी सहूलियत पहुंच रही है जितना कि शहरी बच्चों और युवाओं को मिल रही है? नहीं, देखो, अभी खेती जो लोग करते हैं, जी। अगर वो सब खेती छोड़ देंगे तो तो फिर शहर में आएंगे तो कैसा होगा? खाना कैसे खाएंगे? खाना कैसे खाएंगे? फिर अच्छा। हमें तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गांवों में लोग रहते हैं उनके लिए भी शहरों जैसी हर सुविधा उपलब्ध हो। ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। शायद यही और सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आज बीजेपी कर रही है। फार्मर्स के लिए भी कुछ तो भी अच्छे अच्छे स्कीम्स लेके आ रही है, ताकि फार्मर्स के लिए भी एक अच्छा तरह से, राइट। एक अलग डायमेंशन से देखा जाए। बिल्कुल। अभी हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जहां पर हमें बताया गया और हमने देखा उसमें कि महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां के सारे गांव, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो एक बेंचमार्क है। निकम साहब, देखिए, चुनावी समय है, काफी बार बहुत सारी चीजें जो कहते हैं कि पास्ट भी हॉन्ट करने के लिए आता है। ऑपोजिशन ने आपके चुनाव में दावेदारी के साथ ही कुछ बातें उठाई। हेमंत करकरे जी की शहादत पर कुछ छीटाकशी की गई। कितना सही आपको लगता है, अगर आप लीगल एंगल से मैं कहता हूं, कितना रिस्की और कितना जस्टिफाइड था ये? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे राजनीति में कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद जी। इस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए। ठीक है, पॉलिटिक्स में आरोप लगना बिल्कुल संभव है, लेकिन आपने ये नहीं देखा विपक्ष ने कि किस पर जिस आरोप आप लगा रहे उस आरोप की पाकिस्तान क्या करेगा, हमारा शत्रु राष्ट्र क्या करेगा। वी आर वॉकिंग इनटू द ट्रैप, अगर ऐसा हम कहते हैं। एब्सोल्युटली, मुझे उस बात की चिंता है, और इसीलिए मैं इतना पहले हमने तो गंभीरता से नहीं लिया। जिस दिन ये आरोप लगाया गया कि उज्जवल निकम ने करकरे के बारे में कुछ बात छुपाई, उज्जवल निकम देशद्रोही है, यहाँ तक वो कह गया विपक्ष का नेता। फिर बाद में वाला एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उसकी किताब में आया था। अरे भाई, तुमने तो होमवर्क भी नहीं किया, इसका मतलब किताब में सच है क्या झूठा लिखा है इसकी पढ़ाई नहीं जी। इसका मतलब आप कॉपी बहादुर हो, बिना पढ़ के आप कुछ भी आरोप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अजमल कसाब ने खुद इकबाली बयान दिया जी। जिसके बारे में हमने 2 चश्मदीद गवाह एग्जामिन किए, और पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया है। कि उनके पाकिस्तान का जुडिशियल कमीशन 2 दफे बम्बई
जी जी फिर आपने ये उनको सवाल नहीं किया। देखिए, मुझे बिल्कुल दुख इस बिल्कुल। बात का हुआ कि इस तरह से बेबुनियाद झूठे आरोप लगाकर आपने देश की प्रतिष्ठा और हमारे जिन पुलिस ऑफिसर ने शहादत दी उनकी आपने तौहीन की। बिल्कुल, इसकी जितनी निंदा की जाए मैं कहूँगा उतना कम है। आई माइट बी स्टिकिंग माय नेक आउट बट दैट्स द केस। चलिए सर, मुंबई की राजनीति पर आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पर आते हैं। दो पॉलिटिकल पार्टीज एनसीपी और शिवसेना, इनको दो धड़ों में ये बंट गए, जिस किसी भी कारण से बंटे। ऑपोजिशन का ये कहना है कि भाजपा ने अपना पावर, अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया और इसकी वजह से जो है लोग वोटर टर्नआउट भी कम हो रहा है, लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा अनिश्चितता है। आपको लगता है ये फैक्टर महाराष्ट्र में असर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, देखिए, एनसीपी में दो गुट थे, ठीक है। शिवसेना में भी दो गुट हो गए थे। पहले से गुट चल रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था। अभी पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स कोई इतना फेयर गेम तो रहता ही नहीं। अगर ये दो गुट चल रहे हैं, जी। अगर एक गुट कोई भाजपा की तरफ आ जाता है तो उसमें दुखी होने की हमें भी जरूरत नहीं है, हम वेलकम करेंगे उनका। सरकार जब बदल जाती है सर, लोगों ने जिसको वोट दिया था मान लीजिए, तो क्या लगता है इलेक्टोरेट को, वोटर्स को कहीं लगता होगा उनके साथ धोखा हो गया, हमने तो सरकार में इसको लाए थे? ये बात जरूर है अच्छा। कि हमें कुछ सुधार करना चाहिए इस काम अच्छा, में। ठीक ठीक। जो 10 शेड्यूल लाया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप ऑफ बिल्कुल द बिल्कुल। असेंबली और इसके बारे में मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ संशोधन करना पड़ेगा और जरूर इसमें कुछ सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि जिस पार्टी पे तुम चुन के आते हैं, जिस पार्टी के नाम के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जी, इस पार्टी से अगर आप गद्दारी करते हो तो तो मुझे उसका लगता है, punitive वोटर को action। लगता है कि भाई हमारा विश्वासघात है। जी जी। अभी इसमें क्या बारे में अभी तो डिबेट होगा इसके बारे में। आपके जैसे लीगल ईगल्स जब आएंगे तो उस पर जरूर लोगों को उम्मीद भी रहेगी। मैं बताऊं आपको एक सवाल सर, अभी फिर से अगर मैं ऑपोजिशन के ही मुद्दे पर आपको लेके आता हूं, मैं जानता हूं कि काफी बातें उठ रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, बातें उठी कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है दे आर नॉट रिलीजिंग द डेटा ऑफ द नंबर ऑफ वोटर्स इन अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा, उनसे जवाब तलब किया है। इन सब को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं कटघरे में नजर आती है। आपको लगता है कि सरकार को इसमें डिफेंस करना चाहिए या इसके लिए भी कुछ लीगल उपाय हैं या? देखिए, ये इशू तो सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि तुरंत कौन सी यहाँ कहाँ वोट मिले, ये उसका देना जरूरी इमीडिएट डेटा आप नहीं दे सकते? डेटा नहीं दे सकते। अच्छा। कल ही सुप्रीम कोर्ट हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा कि भाई हैंड्स ऑफ, हम Hands off, नहीं। हम नहीं बिल्कुल इसकी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने लिए। तो मुझे लगता है कि किसी ने, कौन से पार्टी ने इसके ऊपर आरोप करना है। देखिए यहाँ पर यही उठाते हैं बात सर कि वो जो नंबर ऑफ, चाहे अमाउंट की बात करें या जिन्होंने डोनर्स हैं, उस पर ऑपोजिशन सिंपली, आपको भी मालूम है, ये कह रहा है कि भाई सीबीआई ईडी का दबाव देके आप उनसे पैसे ले लेते थे। ये बात बार बार सामने आती जा रही है, मिसयूज ऑफ ऑफिसेज, सेंट्रल ऑफिस। इसको आप तो खुद काफी समय से उनसे डील करते रहे हैं, ये पॉसिबल होता है लीगली या हर सरकार ऐसा करती है? मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि आज भी हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आज भी हमारी जुडिशरी इम्पार्शल जी। है। और कोई इसके बारे में कोई दबाव डालता है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन दर्ज कर सकता है और ही कैन प्रूव इट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन एविडेंस। आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन अगर गलत बात आप 100 बार कहेंगे, वो गोबेल्स का प्रोपेगेंडा है, तो लोगों को सच लगने लगती है। जी तो जी जी। विपक्ष की ये जो हथकंडी विपक्ष अवलंबता है, मुझे लगता है उसमें कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, चलिए सर, एक सरकार की सख्ती और सरकार की नरमी पर एक सवाल मेरे मन में आया, आपसे मैं जानना चाहूंगा। 2008 की जो घटना थी, जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है, इट वाज अ डास्टार्डली अटैक ऑन इंडिया। अगर उस समय बीजेपी सरकार होती, या अगर भगवान न चाहे ऐसी घटना होती उस समय, आपको लगता है कि रिस्पांस भारत का कुछ और हो सकता था, बजाय इसके कि यूपीए सरकार जब थी तो क्या ढुलमुल था, या जो सही हुआ, जो हुआ वो सही हुआ? आपने ये सही सवाल किया। एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑफ लॉ में कहूंगा राइट। कि अगर उस वक्त कौन सी भी सरकार रहती तो वॉर उस टाइम नहीं होता था। ठीक है, 2008 की अगर हम बात करें कोई तो भी सरकार ठीक है। अभी पुलवामा के अटैक के बाद जी हाँ, 2014 में। 2014 में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया,
जी, वो बात पाकिस्तान में घुस कर किया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमने स्पेसिफिक स्पॉट ही सिलेक्ट किए थे। और जहां तक मेरा शक है, मुझे मालूमात नहीं है जी जी। कि इसके बारे में हमने पूरा दुनिया को पहले ही अवगत कर दिया था कि हम न टेरर से बात करेंगे, न करने देंगे, घुस के मारेंगे। तो हमने स्पेसिफिक टारगेट ही सिलेक्ट किए थे। जी 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 जी। इसलिए पाकिस्तान ने भी कभी कहा नहीं कि हाँ। हम पर आक्रमण किया गया भारत जी में। जी जी। हाँ। ना अमेरिका ने कहा, ना रूस ने कहा, ना चाइना ने कहा। ये बड़ी उपलब्धि हमारी है, हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी उस बात जी की। जी जी जी। हाँ। अगर आप 2008 के टाइम में अगर डायरेक्ट अटैक कर देते थे तो तो मुझे लगता था कि वो एग्रेसिव एक्शन हो जाती थी इंडिया की तरफ से इंडिया की बड़ी तरफ कंट्री है। बल्कि एक्शन, जी जी। क्योंकि उस वक्त ये प्रूव नहीं था कि कौन है उसके पीछे। कौन है इसके लिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसा चल रहा था कि ये गैंगस्टर है, क्या क्या है, क्या कौन है। आप इसके सबूत तो बाद में मिले बिल्कुल 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 और जितना वक्त लग गया तो वो तो मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्रिटिकल टाइम जरूर था उस समय ये फैसला लेने का। चलिए हम ये बात मानते हैं। आ, आपको लगता है कि मुंबई अटैक के केस को जो आपने हैंडल किया वो भी एक बड़ा कारण रहा होगा भाजपा का आपके पास आना और कहना कि देखिए, भाजपा ने मुझे क्यों दिया इसके बारे में आपने मुझे एक बार कुछ कहा है वैसे। हाँ 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 मुझे हाँ। कुछ पता नहीं। जी। पर जहां तक मुझे लगता है कि आज तक जो मैंने काम किया है ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, देश को भी मालूम है। जी और मैंने एक ही साइड ली है, वो हमेशा गुनहगार के खिलाफ लड़ना। जी। आज तक मैंने मेरा रिकॉर्ड में जब से वकालत कर रहा हूँ 40-50 साल से, मैंने कभी भी अभियुक्त के तरफ से लड़ा नहीं है। अच्छा। आई नेवर डिफेंडेड एनी क्रिमिनल, आई ओनली प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स। दूसरी बात है कि मैं कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा स्पेशल असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हाँ हाँ, स्पेशल पब्लिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बिल्कुल। तीसरी बात है, सरकार किसी का भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता था। संजय दत्त के टाइम जी में हाँ। ऊपर कांग्रेस थी, नीचे कांग्रेस थी, बिल्कुल। हाँ हाँ, बोल शिवसेना केंद्र वाले में। बाबा साहब ठाकरे भी थे यहाँ। तो फिर मुझे किससे फर्क नहीं गिरता था, क्योंकि मुझे मालूम था। हाँ, ये बात जरूर है, मैं ये बात कभी राज बताता नहीं हाँ हाँ। कि क्या किसी ने कोई प्रेशर डाला, ये डाला, वो डाला, नहीं बताता। अच्छा। क्योंकि उससे मुझे अननेसेसरी सिंपैथी मेरे बारे में क्रिएट नहीं करना है। और हर कोई व्यक्ति को ईगो रहता है, ऑर्डर रहता है, तो मुझे उसको मैं ठेस नहीं पहुंचना चाहता। अगर मैं ये बात कह दूंगा आपके सामने, अरे भाई उस वक्त तो इसने ये किया, उसने वो किया, एक दिन की न्यूज हो जाएंगी आपकी। बिल्कुल एक बिल्कुल दिन बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, फिर वो तो दूसरे दिन क्या बैक होगा? बर्नर। आपको तो अपना काम करना है। इसलिए मैंने कहा, जब ये 2000 मेरी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद, जी जी। जब एक कांग्रेस के विपक्ष नेता ने कह दिया, अरे भाई मेरे पास तो आपके सरकार में भी मैंने काम किया, मेरे पास तो बहुत एक्सप्लोजिव मटेरियल है, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि उससे मुझे देश की सुरक्षित जी जी जी। और हमारे देश की अखंडता के बारे में सोचना। वाह, काफी अच्छा आपसे जो ये इंटरप्रिटेशन है कि पॉलिटिक्स में भी दोस्त होते हैं, सब दुश्मन नहीं होते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ डेकोरम एन एथिक दैट इज फॉलो। लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करना, लक्ष्मण रेखा नहीं। बहुत बॉटम मुझे लाइन। चीजें बहुत मालूम है। बहुत बढ़िया। निकम साहब, बहुत जल्दी एक रैपिड फायर राउंड होता है, अक्सर आपने देखा होगा। आइए आपसे जानते हैं, इफ आई हैव टू आस्क यू, अभी करंट स्टेटस आपका क्या है, लॉयर और पॉलिटिशियन? आपके साथ में बिल्कुल सिंपल जेंटलमैन, नॉट ए पॉलिटिकल। मैंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो पॉलिटिशियन ने नहीं कहना नहीं चाहिए, कहा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी मैंने कह दिया। कहा है। चलिए ठीक है। आप न्यूज कैसे कंज्यूम करते हैं? अखबार से, प्रिंट से, मोबाइल फोन पर कैसे देखते हैं न्यूज? नहीं, मैं तो अखबार एंड टीवी न्यूज ज्यादा देखते हैं। चलिए डिजिटल सोशल मीडिया में कम देखता हूँ। चलिए डिजिटल के न्यूज चैनल्स जैसे हम लोग हैं, वन इंडिया है, उनके लिए थोड़ा और लगता है मेहनत करने की जरूरत है ताकि निकम साहब की नजर उस पर पड़े। कई केसेस आपने हैंडल किए हैं, सबसे मुश्किल अगर मैं कहूं, हालांकि उसके बेंचमार्क अलग अलग हो सकते हैं, कौन सा आपको सबसे मुश्किल केस लगा था? देखिए, मैंने कई संगीन मामले चलाए, टेररिज्म के खिलाफ चलाए, टेररिस्ट के खिलाफ चलाए, रेप ऑन यंग गर्ल्स, देन डेकॉइटी विद गैंग रेप, राइट। और बहुत सारे चले। लेकिन जहां तक एक मैंने ट्रायल चलाई थी कोल्हापुर में, कोल्हापुर। छोटे छोटे 4 साल के अंदर के बच्चों को 3 लेडीज ने मार डाला था।
So, in all 12 small children they kidnapped and they killed. ओहो और ओके चोरी करते थे और they used to those boys as a shield if they have ओह got red-handed. तो जब ये फैसला हुआ लेडीज को फांसी की सजा कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने ऐलान कर दी, तब कोर्ट के सामने एक 8 साल 10 साल के बच्चे 200-250 इकट्ठे हुए थे फैसला सुनने के लिए। हाँ 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 और जैसे फांसी की सजा हुई है लेडीज को, तो बच्चों लोग ने शुगर मुझे बांटा। ये मेरे दिल में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट केस था कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी आनंद हुआ था कि ये राक्षसिनी को उज्जवल निकम के हाथ से सजा हुई। दैट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट डे फॉर माय मुझे भी सिहरन हुई इस बात को जानकर और सुनने के बाद। सर अगर आप लॉयर नहीं होते तो क्या होते? लॉयर नहीं होता तो मैं डॉक्टर बनता था। अच्छा क्योंकि पिताजी भी आपके लेकिन लॉयर थे? हाँ, इसलिए पिताजी की इच्छा थी, इसलिए अच्छा मैंने अच्छा, और माँ की इच्छा डॉक्टर बनने की थी क्या? हाँ, क्योंकि उस जमाने में 1976 में तो 1973 अच्छा I passed out BSc 1973 फर्स्ट क्लास, हाँ हाँ लॉ 76 में। तो साइंस साइड का विद्यार्थी, मेडिकल तो 2% से चलेगी, और लॉयर नहीं बनना चाहता था क्योंकि उस वक्त हमारे जमाने में मैरिज मार्केट में वकीलों का भाव बहुत कम था। तो इसलिए मैं वकील नहीं बना। अब भाव ज्यादा है। और आपकी वजह से होगा? नहीं नहीं, मेरी वजह से। पत्रकारों के बारे में अक्सर अभी भी कहते हैं भाव नीचे ही है मैरिज मार्केट में। चलिए, अगर उज्जवल निकम किसी को बनना हो, जो प्रोस्पेक्टिव लॉयर्स हमें देख रहे हैं, जो यंग लॉयर्स हमें देख रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, ऐसी क्या एक खास चीज आप बोलेंगे जो क्वालिटी उनमें होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिग केस दैट दे हैंडल? नहीं, एक तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड प्रामाणिकता दूसरी बात, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जी कि हमें खुद से भी प्रामाणिक रहना चाहिए। क्योंकि खुद से अगर आप प्रामाणिक डिसऑनेस्ट रहेंगे तो फिर तो मुझे अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमसे गलती होती है हाँ तो हमने महसूस करना चाहिए कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई। कई लोग गलती करते हैं लेकिन उनसे ये मालूम नहीं रहता कि अपने से गलती हुई। दे ट्राई टू डिफेंड द मिस्टेक। मिस्टेक्स आर ऑलवेज टू बी रेक्टिफाइड एंड नॉट टू बी रेटिफाइड। ओके, तो ये बहुत बड़ी रेक्टिफाई कीजिए। हाँ, तो कई लोग ऐसे हैं कि मिस्टेक हो जाती है, मन में मालूम होता है लेकिन कबूल नहीं करते। जी जी जी, मैं कबूल करता हूँ कि हाँ, मेरे से गलती हो गई। यही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर भी है सर, जो ह्यूमेन साइड आपने बताया लॉयर्स का प्रोफेशन में, खास करके ये बात आपने सही कही, और इसलिए मैंने भी कहा कि पत्रकारिता भी मोरलेस उसी तरह से देखी जाती है, लेकिन हाँ, सेल्फ चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी सवाल सर, राजनीतिक है, अब की बार 400 पार पॉसिबल? अभी राजनीति से कहूंगा तो जरूर 400 के 5। चलिए, अगर लॉयर की हैसियत में कहूंगा तो आज कहना मुश्किल है। आज कहना मुश्किल, दोनों ही जवाब सही है। उज्जवल निकम साहब, वन इंडिया से बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी विश यू, योर टीम एंड योर पार्टी ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देयर यू हर्ड हिम, उज्जवल निकम, द ह्यूमन फेस ऑफ अ लॉयर। जैसा कहते हैं कि अगर आपको लॉयर से पाला पड़ जाए तो डरने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ उज्जवल निकम जी के साथ बैठकर ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगा। Somehow he has set that benchmark so high that many aspiring lawyers would want to be like him. Thanks for watching.